सबको नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर अपने समस्त व्यूअर्स का, अपने समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर अपने समस्त व्यूअर्स का, अपने समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत भाग 2 की। इससे पूर्व जो भाग 1 हमने आपके लिए प्रस्तुत किया था, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए। आज हम अपने इस वीडियो में स्थिर लागतों में और घटती लागतों में और बढ़ती लागतों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या करने जा रहे हैं। साथियों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आप थोड़ा सहयोग कीजिए, थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। वीडियो बनाने में मेहनत तो खैर लगती है, लेकिन ये मैं इसको मतलब ऐसा बोलूँगा कि निस्वार्थ भाव से किया जा रहा ये कार्य आप ही लोगों के लिए है। आप इसको देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो के जो है समय से आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, स्थिर लागतों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की जो व्याख्या है। हमने इसमें 2 देश लिए हैं, एक इंग्लैंड, दूसरा पुर्तगाल। और ये जो आप वक्र देख रहे हैं, ई वक्र, ये इंग्लैंड का वक्र है। इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है। और ये जो वक्र है पीपी, ये पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है। यहां ये इस दोनों देशों के बीच स्थिर लागतों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं, जिनको इन 6 चित्रों के द्वारा मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित किया है। ये पहला चित्र है। इस चित्र में दोनों देशों की जो आंतरिक विनिमय दरों को दिखाया गया है। यहाँ 2 वस्तुएं, एक कपास, दूसरा गेहूं। आप इसको Y बोलिए, इसको X बोलिए, चलेगा। 2 वस्तुओं को इसमें दिखाया गया, 2 देश लिए गए हैं। और ई वक्र ये इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है, पीपी वक्र जो है पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है, लागत स्थिर लागतों के अंतर्गत है। दोनों देशों की जो लागतें हैं उनका जो अनुपात है स्थिर है, अतः दोनों देशों को व्यापार करने में कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए स्थिति 1 के अंतर्गत यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों की जो आंतरिक विनिमय दर है उनका जो अनुपात है स्थिर है और किसी प्रकार का कोई तुलनात्मक लागत उत्पन्न नहीं हो रही है। इसलिए दोनों देशों को किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ नहीं हो रहा है और इसलिए व्यापार नहीं होगा।
स्थिति बी की बात करते हैं। रेखा चित्र बी में ई वक्र इंग्लैंड की उत्पादन संभावना वक्र है और पीपी रेखा ये पुर्तगाल के उत्पादन संभावना रेखा है। ये स्थिर लागतों के अंतर्गत बनाए गए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इंग्लैंड को कपास के उत्पादन में और पुर्तगाल को गेहूं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त है। यानी पुर्तगाल गेहूं का उत्पादन इंग्लैंड की तुलना में सस्ते लागतों में कर रहा है और इस प्रकार से दोनों देश यानी इंग्लैंड केवल कपास का उत्पादन करे और पुर्तगाल केवल गेहूं का उत्पादन करे और दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करे तो दोनों को निरपेक्ष लाभ प्राप्त होगा जो कि ईपी के बराबर होगा। ठीक है, इसमें यह हो सकता है कि दोनों देशों को समान लाभ प्राप्त हो, लेकिन दोनों देशों को लाभ की स्थिति होगी। रेखा चित्र 3 ये सी रेखा चित्र है, बी की हम व्याख्या कर चुके हैं। सी में दोनों देशों में कपास का उत्पादन समान है, लेकिन गेहूं के उत्पादन में इंग्लैंड को विशिष्टता प्राप्त है, अर्थात गेहूं का उत्पादन इंग्लैंड कम लागत में कर रहा है या विशिष्टता उसको प्राप्त है। तो ऐसे में यदि पुर्तगाल केवल कपास का उत्पादन करे और इंग्लैंड केवल गेहूं का उत्पादन करे तो दोनों देशों को की जो यानी अवसर लागत का अंतर होगा वो पीई के बराबर होगा और दोनों देशों को लाभ होगा। तो ये सी स्थिति है, इसमें दोनों देश इंग्लैंड कपास में और पुर्तगाल गेहूं का उत्पादन करेगा और आपस में विनिमय करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ प्राप्त करेंगे। रेखा चित्र डी में इंग्लैंड को कपास के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में दोनों में ही कहिए कि इंग्लैंड जो है यानी कि कहिए गेहूं के उत्पादन में इंग्लैंड और पुर्तगाल दोनों को ही समान रूप से विशिष्टता हासिल है, किंतु इंग्लैंड कपास का उत्पादन गेहूं की तुलना में वो अधिक कर रहा है। तो यहां यदि पुर्तगाल केवल गेहूं का उत्पादन करे और इंग्लैंड कपास का उत्पादन करे तो उनके बीच में दोनों देशों को अवसर लागत का लाभ प्राप्त होगा। अवसर लागत सिद्धांत यही बताता है कि जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो अवसर लागत में अंतर होने के कारण ही होता है। यहाँ पे जो लाभ होगा दोनों देशों को वो ईपी के बराबर होगा। यहाँ इस रेखा चित्र में इंग्लैंड को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में ये विशिष्टता हासिल है, वो पुर्तगाल की तुलना में अधिक सस्ती दर पर वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, कम लागतों में उत्पादन कर रहा है, लेकिन पुर्तगाल को कपास के उत्पादन में गेहूं के उत्पादन की तुलना में अधिक विशिष्टता हासिल है। तो यहाँ पर अगर पुर्तगाल कपास का उत्पादन करे और इंग्लैंड गेहूं का उत्पादन करे तो दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, ये ई है। और इसी प्रकार रेखा चित्र एफ में इंग्लैंड गेहूं के उत्पादन में विशेषता इंग्लैंड को प्राप्त है, वो यानी पुर्तगाल की तुलना में कई एक कम लागत पर उत्पादन कर रहा है,
और इधर पुर्तगाल जो है कपास का उत्पादन गेहूं की तुलना में अधिक कर रहा है। तो यहां पर अगर पुर्तगाल केवल कपास का उत्पादन करे और इंग्लैंड गेहूं का उत्पादन करे तो दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ मिलेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि रेखा चित्र ए में व्यापार नहीं होगा, बी से लेकर एफ तक व्यापार की स्थिति बनेगी और दोनों देश आपस में विशिष्टीकरण प्राप्त करके तुलनात्मक लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। आइए अब एक अन्य रेखा चित्र के द्वारा आपको स्थिर लागतों के अंतर्गत व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या समझाने का प्रयास करें। साथियों, इस रेखा चित्र को यदि आप ध्यान से देखें तो एटी रेखा ये इंग्लैंड के उत्पादन संभावना वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। इंग्लैंड अपने समस्त संसाधनों का उपभोग करके कपास का 14 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है, जबकि यदि वह समस्त संसाधनों का प्रयोग करे तो गेहूं की 10 इकाइयों को उत्पन्न कर सकता है। यहाँ ओ एक्स अक्ष पर गेहूं की इकाइयों को तथा ओ वाई अक्ष पर कपास की इकाइयों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार इंग्लैंड में कपास और गेहूं की विनिमय दर यानी अंतर्राष्ट्रीय इंग्लैंड में आंतरिक जो विनिमय दर है वो 14:10 है। इसी प्रकार का यानी कि पुर्तगाल में जो उसकी उत्पादन संभावना वक्र है वो है एमटी, जिसमें 6 इकाइयों का कपास का उत्पादन कर सकता है पुर्तगाल और 10 इकाइयों का गेहूं का उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार उसके यहाँ आंतरिक जो विनिमय अनुपात है वो 6:10 है। व्यापार कुल दोनों देशों में कुल उत्पादन जो हो रहा है अब यहाँ जो व्यापार कुल पुर्तगाल की स्थिति है उसका अवलोकन करना आपके लिए आवश्यक है। पुर्तगाल के पास 2 विकल्प हैं, वो या तो 6 इकाई कपास की प्राप्त करे अपने समस्त संसाधनों से या 10 इकाइयां गेहूं की उत्पन्न करे, या दूसरा विकल्प उसके पास ये है कि वह 3 इकाइयां कपास की पैदा करे और 5 इकाइयां गेहूं की पैदा करे, यानी इतना उत्पादन वो करे। तो इस प्रकार उसका जो संतुलन बिंदु है वो मान लीजिए Q है। Q में वो है Q बिंदु पर वह 3 इकाइयां कपास और 5 इकाइयां गेहूं यानी कि कुल 8 इकाइयों के बराबर उपभोग कर रहा है। एंटी रेखा दोनों देशों के बीच कपास और गेहूं के विनिमय अनुपात को बताती है। जब दोनों देशों के बीच व्यापार होता है तो पुर्तगाल का नया संतुलन बिंदु S होता है। ऐसी स्थिति में पुर्तगाल गेहूं के विशिष्टीकरण को अपनाएगा, अर्थात गेहूं का उत्पादन करेगा, क्योंकि पुर्तगाल को गेहूं के उत्पादन करने में फायदा है। वो इंग्लैंड की तुलना में कपास का उत्पादन कम कर रहा है, जबकि गेहूं के उत्पादन में वो इंग्लैंड के समकक्ष है। इंग्लैंड कपास का उत्पादन ज्यादा कर रहा है गेहूं की तुलना में, तो इंग्लैंड अगर कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण को अपनाए और पुर्तगाल केवल गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण अपनाए तो दोनों देश जब व्यापार करेंगे तो उनको लाभ होगा। पुर्तगाल को जो लाभ होगा वो क्या होगा कि अपने संसाधनों से पुर्तगाल 10 इकाइयां गेहूं की उत्पन्न करता है, 5 इकाइयों का वो घरेलू उपभोग करता है, 5 इकाइयों का वह निर्यात कर देता है। ये लिखा हुआ निर्यात, गेहूं का निर्यात। जब इतनी इकाइयों का गेहूं का निर्यात करता है तो उसे कपास यानी 5 इकाइयों के बराबर उसको कपास प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो कपास का आयात कर लेता है 5 इकाइयों के बराबर। 5 इकाइयां गेहूं का देकर 5 इकाई कपास की वो आयात कर लेता है। इस प्रकार पूर्व में जो उसको कपास प्राप्त हो रही थी 3 इकाई, अब प्राप्त हो रही है 5 इकाई। पूर्व में उसको गेहूं प्राप्त हो रहा था 5 इकाई,
अब भी गेहूं 5 इकाई प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार उसे 2 इकाई कपास की अतिरिक्त, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 2 इकाइयों का लाभ पुर्तगाल को स्थिर लागतों के अंतर्गत हो रहा है। व्यापार पूर्व, यानी कि पुर्तगाल का आंतरिक उपभोक्ता व्यापार पूर्व पुर्तगाल का आंतरिक उपभोग अनुपात था 6:10, अथवा एक विकल्प था ये, दूसरा विकल्प था उसका, यानी 3+5, यानी 3 इकाई कपास की और 5 इकाई गेहूं की। इस प्रकार 8 इकाइयों का उपभोग कर रहा था, घरेलू उपभोग उसका। व्यापार के बाद पुर्तगाल 5 इकाइयां कपास की प्लस 5 इकाइयां गेहूं की प्राप्त करता है। इस प्रकार 10 इकाइयां उपभोग करता है। उसको जो लाभ मिलता है 10 माइनस 8 इकाई बराबर 2 इकाई के बराबर पुर्तगाल को लाभ हो रहा है। तो ये आप इसको इससे समझ सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि दोनों देशों में यदि स्थिर कई लागतों के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है और दोनों देशों में यानी अवसर लागतों में तुलनात्मक अंतर है, तो दोनों देश लाभ उठाने की स्थिति में होते हैं, जैसा कि इस रेखा चित्र की सहायता से आपको स्पष्ट किया गया है। साथ ही इससे पहले जो हमने अवसर लागत सिद्धांत की स्थिर लागत नियम के अंतर्गत जो व्याख्या की है, उसमें आपने देखा है कि जो मूल्य अनुपात है, जो विनिमय अनुपात है आंतरिक, वो स्थिर रहता है, और चूंकि लागतों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है, समान रहता है, इसलिए वो रेखा बिल्कुल सीधी थी, आपने देखा उसको। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में जो साधनों की पूर्ति है या प्रतिस्थापन की उनकी दर है, वो सदैव समान नहीं रहती है। और एक दूसरी बात ये भी है कि साधन कुछ अंश तक विशिष्ट और कुछ अंश तक साधनों में अविशिष्टता होती है, यानी आंशिक रूप से साधन विशिष्ट और आंशिक रूप से साधन अविशिष्ट होते हैं। इस दृष्टि से सदैव समान अनुपात लागतों में नहीं पाया जा सकता। ये संभव है कि किसी साधन कहिए किसी एक वस्तु X के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें बढ़ती हुई लागत पर, अवसर लागत पर उत्पादन करना पड़े। X की एक निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने के लिए Y की अधिक मात्रा का प्रयोग करना पड़े। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत, अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है। और उसमें जो उत्पादन संभावना वक्र होंगे वो दिए हुए ये जो रेखा चित्र है इनकी भांति होंगे। तो यहाँ जो आप ये रेखा चित्र देख रहे हैं, ये इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है, और दूसरे चित्र में एक ये जो हमने बनाया है, इसको हम कहेंगे पीपी पी। ये जो है पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है। इस रेखा चित्र में ए जो रेखा है ये आंतरिक विनिमय दर को दर्शाती है,
जिस पर कपास का जो उत्पादन है इंग्लैंड में OYE के बराबर है तथा गेहूं का जो उत्पादन है वो OXE के बराबर है। इसी प्रकार इस रेखा चित्र में PP रेखा जो पुर्तगाल के उत्पादन संभावना वक्र है, इस पर BB रेखा ये दोनों देशों यानी कि पुर्तगाल की आंतरिक विनिमय अनुपात रेखा है और इस पर Q जो है वो संतुलन बिंदु है। यहाँ R ये संतुलन बिंदु था, ठीक है। अब Q जो संतुलन बिंदु है, इस बिंदु के अनुसार पुर्तगाल में कपास का जो उत्पादन हो रहा है, यहाँ हमने कपास लिख रखा है और यहाँ जगह अभाव के कारण नहीं लिखा है, तो आप इसको देख लीजिए, दोनों ही एक ही आधार पर बनाए गए हैं। तो कपास का उत्पादन हो रहा है यानी कि OYP के बराबर, जबकि गेहूं का उत्पादन हो रहा है OXP के बराबर। ये स्थिति है दोनों देशों में। जो गेहूं का कुल उत्पादन है उसे आप इंग्लैंड में हो रहा है XE के बराबर प्लस पुर्तगाल में हो रहा है XP के बराबर। ये गेहूं का उत्पादन है और कपास का जो उत्पादन है दोनों देशों में वो है इंग्लैंड में हो रहा है YE के बराबर प्लस, जबकि पुर्तगाल में हो रहा है YP के बराबर। ये कपास का उत्पादन है और ये व्यापार पूर्व स्थिति है। अगर दोनों देशों में जैसे गेहूं का मूल्य बढ़ता है तो इनके उत्पादन संभावना वक्र जो है फैला हुआ होगा और जो आंतरिक विनिमय अनुपात रेखा है वो भी चेंज हो जाएगी। साथियों, ये व्यापार पूर्व की स्थिति है। कुल उत्पादन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये इस रेखा चित्र में EE जो इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है और TT रेखा जो है वो आंतरिक विनिमय अनुपात रेखा है। संतुलन बिंदु P होता है जिस पर इंग्लैंड में Y1P के बराबर YE के बराबर ये गेहूं का कहिए कि कपास का उत्पादन हो रहा है YE के बराबर और जबकि इस बिंदु पर गेहूं का उत्पादन हो रहा है XE के बराबर, XE के बराबर, ठीक है। और पुर्तगाल में कहिए कि Q बिंदु जो है ये Q बिंदु संतुलन बिंदु है। इस पर गेहूं का उत्पादन XP के बराबर हो रहा है, XP के बराबर, और कपास का उत्पादन YP के बराबर हो रहा है, YP के बराबर। तो ये व्यापार पूर्व स्थिति है। अब यदि दोनों देशों के बीच व्यापार होता है और दोनों देशों में यानी कि विनिमय अनुपात परिवर्तित होता है कीमतों के बढ़ने के कारण, तो नया संतुलन बिंदु इनका बनेगा और ये AA रेखा जो है जिस पर ये R बिंदु है, ये बिंदु उत्पन्न होगा। ये आंतरिक विनिमय रेखा होगी और इस पर कपास का जो उत्पादन इंग्लैंड करेगा वो Y1E के बराबर करेगा, Y1E के बराबर। नई स्थिति में व्यापार पूर्व व्यापार के बाद की स्थिति में
व्यापार के बाद इंग्लैंड का जो कपास का उत्पादन होगा, कपास इंग्लैंड में जो होगा वो होगा Y1E के बराबर, और पुर्तगाल में नए संतुलन बिंदु S पर, जो कि उसकी टीटी रेखा है, S पर जो कपास का उत्पादन होगा वो इतना होगा, अर्थात Y1P के बराबर। इसी प्रकार व्यापार के बाद गेहूं का जो उत्पादन होगा दोनों देशों में, वो इंग्लैंड में होगा OX1E के बराबर, यानी X1E के बराबर इंग्लैंड में, प्लस पुर्तगाल में होगा X1P के बराबर। तो इस प्रकार ये व्यापार के बाद गेहूं के उत्पादन में परिवर्तन होगा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि इंग्लैंड में जो कपास का उत्पादन में वृद्धि हो रही है व्यापार उपरांत, वो इस तीर के बराबर हो रही है, यानी Y1E के बराबर वृद्धि हो रही है, जबकि पुर्तगाल में कपास के उत्पादन में जो कमी आ रही है वो Y1P के बराबर कमी आ रही है। तो यहां इस रेखा चित्र को देखने से, दोनों रेखा चित्र की तुलना करने से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो तीर है इस तीर से छोटा है, अर्थात कपास के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, यानी इंग्लैंड के द्वारा, वो पुर्तगाल में हुई कमी से ज्यादा है। यही बात गेहूं के उत्पादन में है। इंग्लैंड में गेहूं के उत्पादन में इतनी कमी हुई है, कपास के इतने उत्पादन को बढ़ाने के लिए गेहूं के उत्पादन में इतनी कमी करनी पड़ी है, जबकि पुर्तगाल में कपास का इतना उत्पादन घटा है और गेहूं का इतना उत्पादन बढ़ा है। अर्थात ये वाला तीर इस वाले तीर से बड़ा है, अर्थात गेहूं का उत्पादन पुर्तगाल में जितना बड़ा है, जितनी वृद्धि वहां हुई है, इंग्लैंड में जो कमी आई है उस कमी से ज्यादा है। इस प्रकार दोनों देशों को व्यापार के बाद तुलनात्मक रूप से अवसर लागत के अंतर्गत, अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत लाभ हो रहा है। यहां पर इंग्लैंड कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और पुर्तगाल गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है, और इस प्रकार दोनों को लाभ होता है। तो व्यापार के बाद जो गेहूं कपास के उत्पादन में वृद्धि होती है वो यहां से लेकर यहां तक, और कपास में जो कमी आती है यहां से लेकर यहां तक, अर्थात कपास का उत्पादन बढ़ता है, इसी प्रकार गेहूं का उत्पादन बढ़ता है। आप इस चित्र को आपने अलग अलग देखा है, दोनों देशों को अलग अलग देखा है। अब इसको हम एक चित्र में आपको समझाते हैं। अब साथियों, इस रेखा चित्र को आप देखें ध्यान से। जितना ये कठिन आपको लग रहा है उतना कठिन है नहीं, बहुत ही आसान रेखा चित्र है जिसको आप बहुत आराम से बना सकते हैं। साथियों, इसमें OX अक्ष पर गेहूं के उत्पादन को हमने प्रदर्शित किया है, OY अक्ष पर कपास के उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। ई रेखा, ये जो रेखा है ई रेखा, ये इंग्लैंड का संभावना, उत्पादन संभावना वक्र है, और पी रेखा ये पुर्तगाल की उत्पादन संभावना रेखा है। यहां ये देखना है कि टी अंतरराष्ट्रीय बिंदु में अनुपात रेखा है। यहां ये टी अंतरराष्ट्रीय अनुपात रेखा है दोनों वस्तुओं की, यानी कि कपास और गेहूं के विनिमय के अनुपात को दर्शाती है। अब सबसे पहले हम ई रेखा की बात करते हैं। देखिए, जो संतुलन रेखा इसमें है, पहला संतुलन है ए रेखा, इंग्लैंड के आंतरिक विनिमय अनुपात रेखा है
ये रेखा थोड़ी सी तिरछी हो गई है, इसको जरा सीधा करके बनाएंगे। और P बिंदु जो है, ये बिंदु संतुलन बिंदु है जिस पर इंग्लैंड OYE के बराबर कपास का उत्पादन कर रहा है। तो कपास का जो कुल उत्पादन हो रहा है व्यापार पूर्व उत्पादन कपास का जो उत्पादन हो रहा है इंग्लैंड कितना कर रहा है, OYE यानी YE के बराबर उत्पादन कर रहा है। और पुर्तगाल कितना कर रहा है, ये Q बिंदु जो है पुर्तगाल का संतुलन बिंदु है जिस पर उत्पादन कर रहा है OY यानी कि OYP के बराबर यानी प्लस YP के बराबर। ये कपास का कुल उत्पादन है। गेहूं का जो कुल उत्पादन है वो कितना है, इसको भी देख लीजिए। गेहूं का कुल उत्पादन जो कि इंग्लैंड कर रहा है, जबकि उसकी यानी कि उसका संतुलन बिंदु P है, वो कर रहा है EXE के बराबर यानी OXE के बराबर उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ पे XE के बराबर उत्पादन कर रहा है। प्लस पोलैंड कितना कर रहा है, पोलैंड का संतुलन बिंदु Q है, यहां पर वो OXP के बराबर यानी XP के बराबर गेहूं का उत्पादन कर रहा है। ये व्यापार पूर्व स्थिति है दोनों वस्तुओं के उत्पादन की। जब इन दोनों देश विशिष्टीकरण को अपनाते हैं और एक दूसरे के साथ में व्यापार करते हैं तो उनके संतुलन बिंदु भी चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर है वो R, यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, इंग्लैंड कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण अपनाएगा और पोलैंड, पुर्तगाल ये गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, अगर इससे पहले भी पुर्तगाल की जगह पोलैंड निकल गया हो तो सॉरी, सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहां R बिंदु जो है इस टी रेखा पर है जो कि इंग्लैंड के संतुलन को, नए संतुलन को बता रहा है जिस पर इंग्लैंड कपास का OYE यानी OY1E के बराबर यानी कपास का यानी व्यापार के बाद दोनों देशों में कुल उत्पादन की जो स्थिति है उसको बताया जा रहा है। इंग्लैंड यहां से लेकर यहां तक यानी कपास का उत्पादन कर रहा है। कपास का उत्पादन इंग्लैंड में कितना है, Y1E के बराबर है और पोलैंड में कितना है, OY1P के बराबर, Y1P के बराबर। ये कपास का उत्पादन है दोनों के देशों में। गेहूं का उत्पादन कितना होगा, गेहूं का उत्पादन दोनों देशों में, इंग्लैंड में गेहूं का उत्पादन हो रहा है OX1E के बराबर, X1E के बराबर, और पुर्तगाल में हो रहा है X1P के बराबर, X1P के बराबर। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, व्यापार पूर्व और व्यापार के बाद जो उत्पादन में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है। देखिए कपास के उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ है वो इंग्लैंड में बढ़ा है कितना, यहां से लेके यहां तक, यानी डेल्टा परिवर्तन के लिए मैंने यूज किया इसमें डेल्टा YE यानी इंग्लैंड में कपास के उत्पादन में परिवर्तन इस तीर के बराबर हुआ है। यानी कपास का उत्पादन इतना बड़ा है इंग्लैंड में, जबकि पुर्तगाल में कपास का उत्पादन कितना घटा है, इतना घटा है, यानी इस तीर के बराबर घटा है। डेल्टा YP यानी कि कपास के उत्पादन में परिवर्तन पुर्तगाल में इस तीर के बराबर हुआ है। आप दोनों तीरों की तुलना कीजिए, कपास के उत्पादन में वृद्धि कपास के उत्पादन में कमी से ज्यादा है। यानी इंग्लैंड में कपास का उत्पादन जितना बड़ा है, पुर्तगाल में कपास के उत्पादन में उतनी कमी
नहीं हुई है। यानी पुर्तगाल में, इंग्लैंड में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि से कम कमी हुई है, यानी कपास का उत्पादन बढ़ा है। यही स्थिति गेहूं के उत्पादन में है। इंग्लैंड में गेहूं के उत्पादन में डेल्टा एक्स ई के बराबर कमी आई है, जबकि डेल्टा एक्स पी के बराबर पुर्तगाल ने गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया है। तो ये वाला तीर इस तीर से छोटा है, यानी डेल्टा एक्स ई इंग्लैंड में गेहूं की कमी, पुर्तगाल में गेहूं की वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि से गेहूं की वृद्धि ज्यादा है, इंग्लैंड में गेहूं की जो कमी हुई है उससे। तो यहां दोनों देशों ने उत्पादन को बढ़ाया है और दोनों ही देश लाभ की स्थिति में हैं, और इस प्रकार ये लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर सिद्धांत की रेखा चित्र की सहायता से हमने आपको व्याख्या समझाई है। चलिए साथियों, अब जो है हम लागत स्थिर नियम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि जो लागत यानी उत्पादन संभावना वक्र की हमने 3 स्थितियां बताई थी, उसमें पहली स्थिति थी स्थिर लागत के अंतर्गत, तो इस तरीके से ये बनाया गया था। फिर उसके बाद था लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत, तो उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार का था, और लागत ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार का बताया गया था। तो यहाँ यही वो देख रहे होंगे, ये जो वक्र है ये नतोदर है, उन्नतोदर कॉन्वेक्स करेंगे इंग्लिश में, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये जो वक्र है कॉन्वेक्स है, मतलब क्या है कि जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो लागतें घटती हुई प्राप्त होती है, और इसीलिए ये वक्र जो है उन्नतोदर है, ऊंचाई की ओर है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र या अवसर लागत वक्र, जो भी आप समझे, इसको हम कह सकते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे, ये इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है, और ए रेखा जो है ये आंतरिक विनिमय दर को, दोनों वस्तुओं की आंतरिक व्यापार विनिमय दर को दर्शाती है। आप जैसा देख रहे हैं कि P जो है संतुलन बिंदु होता है, और इस बिंदु पर इंग्लैंड में कपास का उत्पादन यानी OYE के बराबर, यहां से लेकर यहां तक इस तीर के बराबर, यानी कि YE के बराबर हो रहा है। इसी प्रकार गेहूं का उत्पादन इस तीर के बराबर हो रहा है, अर्थात OXE के बराबर हो रहा है। यहां पुर्तगाल की बात कर लें। पुर्तगाल में जो पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है वो PP है, Q संतुलन बिंदु है, जिस पर पुर्तगाल में कपास का उत्पादन OYP के बराबर तथा गेहूं का उत्पादन XP के बराबर हो रहा है। तो व्यापार से पूर्व की जो ये स्थिति है, यहां इसको दिखाया गया दोनों रेखा, इस रेखा चित्र में। अब यदि घटती हुई लागतों के अंतर्गत उत्पादन होगा तो जो दोनों देशों में व्यापार के बाद का जो संतुलन स्थापित होगा, तो उसको हम नेक्स्ट चित्र में आपको समझा रहे हैं। रेखा चित्र में बाकी तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, वही चीज है।
ये रेखा जो है वो इंग्लैंड के उत्पादन संभावना वक्र है, जैसा कि ये दिखाया गया है यहाँ पे। ये पी बिंदु संतुलन बिंदु है, ठीक है। ये अगर इंग्लैंड के अंदर गेहूं के यानी कि कपास के उत्पादन में ही आंतरिक बचतें प्राप्त हो रही हैं, तो इंग्लैंड केवल कपास का उत्पादन करेगा, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं आंतरिक जो घटती हुई लागत को भी दिखा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो अवस्था है, विनिमय की जो दोनों वस्तुओं के विनिमय की स्थितियां हैं उनको भी प्रदर्शित कर रही हैं। ई बिंदु पर ही स्पर्श कर रही हैं। अतः ई बिंदु का पर इंग्लैंड जो है केवल कपास का ही उत्पादन करेगा और कपास का उत्पादन करेगा तथा कपास के बदले गेहूं का आयात करेगा, कपास का निर्यात करेगा, गेहूं का आयात करेगा। विशिष्टीकरण किसमें करेगा? कपास के अंदर करेगा, क्योंकि केवल इसी में उसको घटती हुई लागतें प्राप्त हो रही है। या ये हो सकता है कि इंग्लैंड को गेहूं में घटती हुई लागतें प्राप्त हो रही हो, तो ऐसे दिशा में इंग्लैंड जो है वो गेहूं का उत्पादन करेगा, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय रेखा है ये ई बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ई बिंदु तक वो उत्पादन करेगा और कपास का आयात करेगा। अब इन जो तीसरी स्थिति हो सकती है उसमें वो इंग्लैंड जो है अगर उसको दोनों ही वस्तुओं में घटती हुई लागतों के अंतर्गत उत्पादन वो कर रहा है, तो दोनों ही वस्तुओं का वो उत्पादन करेगा। साथियों, यहाँ आपको हमने पहले चित्र में बता दिया कि 3 स्थितियां हो सकती थी, जिसमें एक स्थिति में इंग्लैंड केवल गेहूं का उत्पादन करता, ठीक है, दूसरी स्थिति में केवल कपास का उत्पादन करता और तीसरी स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन करता। यदि केवल कपास के उत्पादन में घटती हुई लागतों के अंतर्गत तो कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण अपनाता और गेहूं का आयात करता। यदि गेहूं के उत्पादन में उसको विशिष्टीकरण प्राप्त हुआ या घटती लागतों में वह है उत्पादन कर रहा था, तो गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण को अपनाता और कपास के उत्पादन का आयात करता तथा गेहूं के उत्पादन का निर्यात करता। तीसरी स्थिति में वह दोनों वस्तुओं का उत्पादन करता, मैंने आपको बताया। अब यहां अगर हम एक ही चित्र में पुर्तगाल और इंग्लैंड की दोनों की स्थितियों को दिखाना चाहें तो हम इस रेखा चित्र से दिखा सकते हैं। इस रेखा चित्र में ई रेखा जो है ये इंग्लैंड की उत्पादन संभावना वक्र है। इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। इसी प्रकार जो पीपी रेखा है, ये रेखा पीपी रेखा, ये रेखा जो है पुर्तगाल की उत्पादन संभावना वक्र है। पुर्तगाल उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। और क्या होता है कि यदि दोनों देशों में घटती हुई लागतों में यानी कहिए कि उत्पादन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की जो आंतरिक विनिमय अनुपात रेखा होगी तो वो होगी ए, जिस पर पी बिंदु पर वो संतुलन की अवस्था में होगा, जिसमें वो है OYE के बराबर उत्पादन कर रहा होगा और इधर गेहूं का उत्पादन वो OXE के बराबर कर रहा होगा। यही बात पुर्तगाल की है। पुर्तगाल Q बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा, वो OYP के बराबर कपास का उत्पादन तथा OXP पर वो गेहूं का उत्पादन कर रहा होगा। अब यदि यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखा जाए तो इस चित्र के अनुसार इंग्लैंड को कपास के उत्पादन में विशिष्टता हासिल है, पुर्तगाल को गेहूं के उत्पादन में विशिष्टता हासिल है और टी तथा टी डैश रेखा जो है ये अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा या अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात रेखा या मूल्य अनुपात रेखा है। ये टी डैश रेखा, इस पर जो है दोनों देश विशिष्टीकरण को अपनाएंगे, अर्थात इंग्लैंड कपास के उत्पादन में तथा पुर्तगाल गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण अपनाकर
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे और दोनों ही देश लाभ प्राप्त करेंगे। तो घटती हुई लागतों के अंतर्गत अभी यहाँ हमने जो आपको बताया बीबी रेखा, ये पुर्तगाल की आंतरिक विनिमय अनुपात रेखा, ए रेखा ये इंग्लैंड की आंतरिक विनिमय अनुपात रेखा, ई वक्र उत्पादन संभावना वक्र है इंग्लैंड का, पीपी वक्र ये उत्पादन संभावना वक्र है पुर्तगाल का। और दोनों देश यदि विशिष्टता को अपनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो विनिमय अनुपात रेखा है टीटी, इसके अनुसार इंग्लैंड केवल कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और पुर्तगाल केवल गेहूं के उत्पादन में, और दोनों देश एक दूसरे को आयात करेंगे, एक दूसरे से आयात करेंगे और एक दूसरे को निर्यात करेंगे। पुर्तगाल गेहूं के उत्पादन का निर्यात इंग्लैंड को करेगा और कपास का आयात करेगा। इंग्लैंड कपास का निर्यात करेगा और गेहूं का आयात करेगा। तो ये स्थिति होगी, ठीक है। और यहाँ ये घटती हुई लागतों के अंतर्गत था जो रेखा चित्र हमने बताया, जो स्थिति आपको बताई। आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए चैनल पर, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो भी आप कमेंट करिए। आपके कमेंट को आमंत्रित करता हूँ मैं, और चैनल पर आपका स्वागत करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।